आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किए थे। एससी वर्मा चैप्टर था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन एंड सेंटर ऑफ मास। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। 11 में है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म प्लेट। यूनिफॉर्म प्लेट है, कहीं मोटा पतला नहीं। हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जिसका अंदर का त्रिज्या R1 और बाहरी त्रिज्या R2। यही सेमी सर्कुलर डिस्क है। जिसका अंदर का त्रिज्या R1 और बाहर का त्रिज्या R2। निकालना है सेंटर ऑफ मास। तो यहां ओरिजिन मान के बनाएंगे हम लोग। यहां ओरिजिन मान के बना रहे हैं, सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो इसका तो मास उस डेल है नहीं प्लेट का, तो हम अपने मन से मान लेते हैं कि लेट मास बटा एरिया बराबर सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, माने एक एरिया का मास एक सिग्मा है, ऐसा हम लोग मान लिए। अगर एकरा में प्लेट का मास देल रहता नहीं तो लिखते कि पाई R2 स्क्वायर बटा 2 माइनस पाई R1 स्क्वायर बटा 2 का मास m है, तो एक का मास इतना बटे इतना, यही सिग्मा कहलाता। लेकिन जब देल है ये नहीं पूरा इस प्लेट का मास, तो मान लिया कि एक क्षेत्रफल का मास एक सिग्मा है। अब वही सवाल जो हम लोग बनाए थे, थ्योरी में करवाया गया था ये। तो मान लो ये ढेर सारे रिंगों से मिलकर बने हैं, ढेर सारे सेमी सर्कुलर रिंगों से मिलकर बने हैं, जिसमें से एक रिंग है जिसका त्रिज्या R है और मोटाई dr। तो क्षेत्रफल कितना हुआ? पाई R dr। पाई R हुआ अर्ध परिधि की लंबाई और dr हुआ चौड़ाई, मिला जुला कर बोले क्षेत्रफल। इसमें सिग्मा से गुना कर लें तो मास, जो बोले मास। एक क्षेत्रफल के मास एक सिग्मा, उतना क्षेत्रफल के मास उतना गुने सिग्मा, ये तो मास निकल गया। अच्छा, ये पूरा मास है कहाँ? तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 0,2r बटे पाई पर। यहां से कहीं इधर होगा सेंटर ऑफ मास, जिसका मान होगा 0,2r बटे पाई। मतलब ये जो मास dm है समझो यहाँ रखा हुआ है, उस dm का x नियामक ही है, y नियामक ही है। तो x सेंटर ऑफ मास निकालने से कोई फायदा नहीं है। x सेंटर ऑफ मास बराबर होता है x dm का इंटीग्रेशन, x तो 0 है, तो खाली y सेंटर ऑफ मास निकलेगा बराबर y dm का इंटीग्रेशन। y मतलब 2r बटे पाई और dm मतलब सिग्मा पाई r dr का इंटीग्रेशन, अब बटा dm पाई r dr का इंटीग्रेशन R1 से लेकर के R2 तक। तो पाई पाई कैंसिल। अच्छा, वो सिग्मा यहाँ छूट गया, सिग्मा भी यहाँ होगा, यहाँ लिख देते हैं सिग्मा dm सिग्मा पाई r dr ने सिग्मा से सिग्मा भी कैंसिल। तो 2 बटा पाई बाहर जाएगा, r के पावर 1 r के पावर 1 r के पावर 2 r के पावर 2 के r के पावर 3 बटा 3, आई रखाएगा मनमा। तो r के पावर 3 बटा 3 और r के पावर 3 बटा 3, और नीचे r के पावर 1 के r के पावर 2 बटा 2, तो r के पावर 2 बटा 2 r के पावर 2 बटा 2। ये हो गया आंसर। अगर उसमें कुछ और काटना उठना होगा तो देख लेते हैं। आंसर में लिखल है कि 4 बटा 3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। ठीक है, आ जाएगा। क्या करना है कि लघुत्तम ले लेना है। यहाँ 3 लिख लेंगे और ऊपर लिखेंगे यहाँ 2 लिख लेंगे और ऊपर लिखेंगे यह, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 दूनी 4 और बटा 3 पाई।
4/3 पाई आंसर ही देते हैं। दो ऊपर दो दूनी 4 अब बटा 3 पाई। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी वाला कटेगा तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में बचेगा ए प्लस बी। यही तो आंसर है कि 4/3 पाई अब R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर बटे R1 प्लस R2, नीचे में 3 पाई हो गया आंसर। इस सेंटर ऑफ मास निकल क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व होगा। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में। मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर माथुर $50 किलो मिस्टर वर्मा 60 किलो मिस्टर माथुर आर सिटिंग एट द ट्रू एक्सट्रीम्स ऑफ ए 4 मीटर लंबा बोट। 4 मीटर लंबा बोट के दोनों किनारे में एक वर्मा और एक माथुर साहब बैठे हुए हैं, और बोट का लंबाई वजन मतलब 40 किलो है। लंबाई तो 4 मीटर है, बोट का खुद का वजन 40 किलो। स्टैंडिंग इन स्टिल वाटर। To discuss a mechanics problem, they come to middle of the boat, neglecting friction with the water. वाटर और नाव के बीच में कोई घर्षण बल नहीं है, कोई घर्षण बल नहीं है, कोई घर्षण बल काम नहीं कर रहा। तो neglecting friction with the water, how far does the boat move on the water during the process? इस प्रोसेस में जब यहाँ और यहाँ आएगा तो नाव अपने जगह से कितना हटेगा। हम ये बात बताए थे कि किसी सिस्टम पर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है। बाहर से कहाँ कोई बल नहीं लग रहा है सिस्टम पर, तो सिस्टम पर जब कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है तो उसका एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन 0 है। इसका मतलब ये है कि उसका वेलोसिटी का मान भी 0 है। वेलोसिटी का मान 0 है तो सेंटर ऑफ मास अपने जगह से, इसका मतलब चेंज नहीं हो रहा है। ये बात हम लोग थ्योरी में करवाए थे कि सेंटर ऑफ मास इसका चेंज नहीं हो रहा अपने जगह से। तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर हम नाव पर बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है कि 50 वाला इधर कितना चला 2, 50 वाला इधर चला 2, नाव बीच में आया ना। 60 वाला इधर चला कितना -2, 60 वाला चला 2 इधर माइनस आई में, तो बताओ नाव कितना चला। तो नाव का मतलब नाव नहीं, 60 40 100 और 50 150 कितना चला निकालिए। आपको याद होगा फॉर्मूला m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 प्लस m3 डेल्टा r3 बराबर 0 लिखते थे जब सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं होता था। तो 50 दूनी 100 आई कैप प्लस 100 माइनस 120 आई कैप प्लस 150 x बराबर 0। तो -20 बटा 150 आई कैप बराबर -2/15 आई कैप बराबर 2/15 माइनस आई कैप। 60 इधर आएगा तो ना उधर जाना चाहिए था, कहीं गड़बड़ हुआ। 50 2 आई कैप 60 2 माइनस आई कैप, यहाँ से आया बीच में तो 60 40 100 और 50 150 कितना चला नहीं पता। तो 50 दूनी 100 आई कैप अब माइनस 120 आई कैप प्लस 150 x बराबर 0। तो ये -20 रह जाएगा तो प्लस 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 2/15 आई कैप प्लस में आएगा, मतलब कि नाव उधर गया। कितना गया 2/15। 12 का आंसर है 13 सेंटीमीटर। अब 13 सेंटीमीटर कैसे तो हो गया मीटर में भाई, तो हो गया 200/15 का मतलब
सेंटीमीटर बदलना है था, तब 5 तिया 15, 5 चौका 20, 33 39, ठीक है, लगभग 13.33 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अगर दूसरा तरीका सॉल्व करना है बाहर से बैठ करके, ये हुआ कि नाव पर बैठ के, सेंटर ऑफ मास पर बैठ के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर बाहर से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें? समझिए ना, पहले एक बात तो क्लियर है कि ई चलेगा इन्हें 50 तो नाव आएगा इनमें, अगर ये 50 इधर चलेगा तो नाव इधर आएगा, और 60 इधर चलेगा तो नाव उधर जाएगा। ज्यादा वजन क्या करे 60 के, इसका मतलब 60 वाला प्रभाव ज्यादा रहेगा, इसका मतलब नाव अल्टीमेटली इधर चलेगा। तो मान लीजिए कि नाव अल्टीमेटली यहां चलाया, नाव यहां चलाया, अपनी जगह से कितना x, समझिए 60 वाला इधर चलेगा तो नाव उधर, अब 50 वाला इधर चलेगा तो नाव इधर, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली तो 60 वाला होगा, वजन ज्यादा है माथुर साहब का। तो जब माथुर साहब इधर आएंगे तो नाव उधर, इसके इधर आने से इधर, लेकिन ये 50 किलो है ना, वो 60 किलो, तो उधर जाए। मान लो कि इधर कितना गया x, ना उधर चला गया x, और ई कहाँ चला आया यहाँ, और ई चला आया यहाँ, समझिएगा। तो नाव उधर कितना चला x, मैंने 40 चला x उधर, 40 चला x उधर। अच्छा, ई कितना चला, ई चला 2 + x, जोड़। बाहर से क्वेश्चन को सॉल्व करें, बाहर से बैठ कर देखिएगा। और ई चला 60 वाला इधर कितना, यहां से यहां दूरी 2, लेकिन यहाँ x, इससे मतलब चला इधर 2 - x, 2 यहां तक लेना है, लेकिन नाव इधर चला गया हल्का सा, तो चला उधर से 2 - x, माइनस आई क्या इक्वल टू 0। तो 40x आई कैप प्लस 100 आई कैप प्लस 50 x आई कैप माइनस 120 आई कैप प्लस 60 x आई कैप बराबर 0। आई कैप बोला तो कहानी खत्म है, सब में आई कैप है तो मटिया गई। तो 40x आई 60x 100x आई 50x 150x आई कैप बराबर 100 आई कैप और माइनस 120 आई कैप, मैंने -20 उधर जाएगा तो +20, तो x बराबर आ गया 2/15, और 2/15 का मतलब 13 सेंटीमीटर आया था। ये हमने सॉल्व कहाँ के, बोले बाहर से बैठ के। अगर पिछले वाला में दिक्कत है तो ई तो एकदम साफ साफ पता चलना चाहिए सब कुछ, कि जो हो रहा है करके दिखाएगा। कि नाव इधर कितना चला x, तो ये कितना चला समय कि 2 + x, आई चला इधर से 2 - x, सब पे लिखे इक्वल टू 0। तो ये कहानी हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 में काइट ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक काट है, एक कार्ट ऑफ मास m, गाड़ी का मास जो है ना m है, इज एट रेस्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, नीचे यहाँ कोई घर्षण उर्षण नहीं।
एंड ए पेंडुलम बॉब ऑफ मास m, एक पेंडुलम जिसके बॉब का मास m है, हैंग्स फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार्ट, इसके छत से लटका हुआ। फिगर में दिखाया गया है, द स्ट्रिंग ब्रेक्स, द बॉब फॉल्स ऑन द फ्लोर, मेक्स सेवरल कोलिजन ऑन द फ्लोर एंड फाइनली लैंड्स अप इन द स्मॉल स्लॉट मेड इन द फ्लोर। मैंने रस्सी टूटा और ये बॉल उछलते 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 गड्ढा में जाकर के गिर गया। The horizontal distance between the string and the slot is L. यहां से यहां का दूरी L है। Find the distance of a cart during this process. इस प्रोसेस में कार्ट कितना पीछे आया। समझ लो कि जो बड़ा डब्बा है वो एक नाव है, आई वाला आदमी है। ऐसे भी समझ लो, बड़ा बड़ा जो कार्ट गाड़ी लेकर उसको नाव समझो, आई पेंडुलम को उसके अंदर का एक आदमी। तो ये m कितना चला इधर L, m L I कैप, तो ये चलेगा उधर, तो नाव इधर आता था तो गाड़ी इधर आएगा। अगर हम अंदर में बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो लिखना पड़ेगा m प्लस m x इक्वल टू 0, कि गाड़ी इधर कितना है, गाड़ी मतलब गाड़ी के अंदर ही m है, हम लोग अंदर से बैठ के सॉल्व कर, तो x बराबर लिखा जाएगा m L I कैप बटा m प्लस m माइनस में। इसका मतलब x बराबर माइनस एम एल बटा m प्लस m, आई माइनस यहाँ लिखो माइनस आई कैप, इसका मतलब नाव इधर आएगा इतना एम एल बटा m प्लस m। अगर बाहर में बैठ के एक्चुअल में सॉल्व करना है, क्योंकि जो रुका हुआ आदमी है ना वो एक्चुअल में सॉल्व करता है, किनारे में बैठा हुआ आदमी, तो मान लो हम किनारे से बैठे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो ई जब इधर जाएगा तो गाड़ी इधर आएगा, तो मान लो कि अब गाड़ी का सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया। ये जो गड्ढा था बड़ा पोर्शन यहाँ था, गड्ढा पोर्शन यहाँ आ गया, कितना इधर आ गया x। ये जब इधर जाएगा बॉल तो इधर आएगा, गाड़ी फ्रिक्शन लेस है, तो जिसे कि मान लिया जाए कि जिसे ने जिम उमला में रहता है कि पकड़ के एक आदमी चलता है फीता पर, तो वो जो फीता होता है उसके नीचे एकदम फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तब ना आप चल पाइएगा। लेकिन आदमी और फीता के बीच में घर्षण है, जैसे कि बॉल जब यहाँ गिरा, बॉल यहाँ आ रहा है, इसका मतलब इसमें घर्षण है, बॉल और कार्ट के बीच में घर्षण है, तब ना बॉल उधर जा रहा है ऐसे ऐसे, यहाँ आ रहा है पीछे ही। जब आप नाव पर चले, जैसे हम बोलते हैं कि नाव पर आप चलते हैं तो नाव पीछे गया, कैसे नाव पर आप चले तो आप ऐसे धक्का दिए, ऐसे चलते हैं ना, बताते फ्रिक्शन में कि आप नाव पर चलते हैं तो पीछे धक्का मारते हैं, आप पर फ्रिक्शन पीछे लगता है, नाव पर आप पर फ्रिक्शन आगे लगता है, नाव पर पीछे। जब आप जमीन पर आगे बढ़ते हैं तो आप जमीन को पीछे धक्का देते हैं, आपको जमीन आगे धक्का देता है, तो वही हम जो धक्का दे रहे हैं ना जमीन को ऐसे, तो जमीन कहाँ स्लाइड होगा, पीछे। तो क्वेश्चन में लिखा रहता था ना कि नाव और वाटर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नाव पर जैसे ही आप आगे चलिएगा तो नाव कहाँ जाएगा, पीछे। तो नाव और आदमी के बीच में फ्रिक्शन है, नाव और पानी के बीच में फ्रिक्शन नहीं। जैसे यहाँ बॉल जब इधर चलेगा तो एकदम चिकना है, ये गाड़ी इधर चला है, तो ये निकालना है कितना इधर आया, तो बाहर से कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है इस पर, सिस्टम पर पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, पूरे सिस्टम पर। इसे पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ रहे हैं कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है। तो इधर चला है x, अब समझिए तो ई कितना चला, ई तो यहाँ की गिरा है, तो इसको L चलना था, लेकिन ये इधर x आया, चला L माइनस एक्स। बाहर से बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, ई चला कितना L माइनस एक्स, m इंटू L माइनस एक्स आई कैप प्लस m x माइनस आई कैप इक्वल टू 0। समझो एक तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगा रहे हैं कि कुल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, ऐसे
लेकिन यहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी नहीं लिखा, क्या लिखा रहा है? मास इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, मास इंटू वेलोसिटी बराबर मास इंटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाई चेंज इन टाइम। मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है ना कि जब किसी वस्तु पर बाहर से बल नहीं लगे तो मोमेंटम कंजर्व होंगे, मोमेंटम कंजर्व होंगे। मोमेंटम कंजर्व कर मास इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, सबका जोड़ के मोमेंटम कंजर्व। तो जब तक ये नहीं टूटा था तब तक मोमेंटम क्या था? जीरो। पूरा सिस्टम तो रेस्टे में था। नाव पर जब नाव अस्थिर था, बर्मा और माथुर सब आराम से बैठे हुए थे, तो उसका मोमेंटम क्या है? बोले जीरो। तो अल्टीमेटली मोमेंटम का मान जीरो होना चाहिए। तो मोमेंटम है मास इंटू वेलोसिटी बराबर जो हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट, मैंने पहले भी जीरो था। कांस्टेंट कहने का मतलब कि जो पहले था वही बाद में है, जो पहले था वही बाद में है। तो पहले सिस्टम का मोमेंटम क्या है? जीरो। आज के सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो अल्टीमेटली भी घटना घटने के बाद भी जीरो होना चाहिए। तो वेलोसिटी कैसे लिखो भाई? डिस्टेंस बाई टाइम। तो कोई भी घटना घट रहा है, जैसे इसका यहाँ आना और इसका यहाँ घसकना, दोनों सेम समय में हो रहा है ना, दोनों सेम समय में हो रहा है। तो आप अगर लिखिएगा कि इसका जैसे कि शुरू मोमेंटम जीरो था तो बाद में भी जीरो होना चाहिए। तो इसका मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी में तो बोल तो रहे हैं कि वेलोसिटी को लिखो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो इसके मोमेंटम लिखने के दौरान लिखा गया डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो इसका जो लिखा है वही समझ लिखा है, m इंटू योर डेल्टा एस, समझो यहाँ डेल्टा टी था, मास इंटू डेल्टा एस हुआ, समझो यहाँ नीचे में डेल्टा टी था। तो समान समय में डेल्टा टी दोनों में बराबर होगा, क्योंकि जितना देरी में ई यहाँ से यहाँ गया उतना देरी में ई भी यहाँ से यहाँ आया। दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं ना, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। बॉल का इधर जाना और गाड़ी का इधर आना, तो दोनों काम समान समय में हो रहा है। तो समझो कि यहाँ पर डेल्टा टी लिखल है, डेल्टा टी लिखल है। तो हुआ ना चेंज इन डिस्टेंस बाई चेंज इन टाइम, चेंज बाई चेंज इन टाइम, मोमेंटम में होली ना। और टाइम को कहानी उधर कर दिए, तो टाइम जीरो में चला गया। तो इसे लिखा गया मास इंटू डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, प्लस मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो, माने जो पहले था मोमेंटम। तो यहाँ सॉल्व कर लीजिए, एम एल आई कैप माइनस एम एक्स आई कैप माइनस एम एक्स आई कैप इक्वल टू जीरो। आई कैप वाला कहानी तो खत्म कीजिए, तो आ जाएगा एम एल बटा एम प्लस एम एक्स का। इसका मतलब है कि गाड़ी इधर कितना आया, एम एल बटा एम प्लस एम। जो हम लोग करके बनाते हैं ना, इसमें थोड़ा अच्छा पता चलता है, और ये बनाते बनाते रियाज से हम लोग कर लेते हैं। जल्दी कर रहा तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन ये अंदर से सॉल्व हो रहा क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास पर बैठ करके आई सॉल्व हो रहा है। सब बाहर से हम लोग देख रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है सब कुछ। 30 सवाल हो गया, फिर आए 14 नंबर सवाल में, सेम सवाल चल रहा है सब कुछ। The balloon, the light rope and the monkey shown in figure are rest in the air. If the monkey reaches the top of the rope, by what distance does the balloon descends? करा कि अगर ये यहाँ पहुंचेगा तो ये कितना नीचे आएगा। तो इसमें सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। फिर वही कहानी कि सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जीरो। तो बना रहे हैं हम लोग। अगर आप मान लें कि बैलून हम बाहर से बैठ के सोल्व, अगर अंदर से बैठ के सोल्व कीजिएगा तो फिर वही बात कि एम कितना, अगर इसके सेंटर ऑफ मास पर बैठ के सोल्व कीजिएगा, सेंटर ऑफ मास पर बैठ के सोल्व कीजिए, हम सेंटर ऑफ मास पर बैठिए गए तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो एम बंदर कितना ऊपर गया, बोले एल, एम लिखाएगा एल जे, और मान लो ये कितना नीचे आया, बाई, तो लिखो m प्लस एम बाई इक्वल टू जीरो। इस सेंटर ऑफ मास पर बैठ के शुरू हो रहा है, तो बाई बराबर माइनस एम एल बटा
एम प्लस एम जे, मतलब एम एल बटा एम प्लस एम माइनस जी, मतलब बैलून नीचे आया। अगर ऐसे सॉल्व करना है तो बाहर से बैठ करके तो फिर वही बात, बैलून को नीचे ले ही आओ। यहां आ गया है बंदर। अब तो मान लो कि बैलून अपने जगह से कितना नीचे आया, 22। हम सब कुछ देखे कि जब ऊपर चढ़ा तो बैलून नीचे आया, तो मान लो कितना नीचे आया, 22। तो बंदर कितना चढ़ा, बंदर चढ़ा, इसको यहाँ से यहाँ एल था, यहाँ से यहाँ 22 है, मतलब यहाँ मान लेते हैं 22, इस पोजीशन से यहाँ से काउंट कर रहे हैं। ये वाला छोर यहाँ चलाया ना, ई पॉइंट यहाँ चले लेना, तो यहाँ से यहाँ चलाया, तो मान लो कि 22 नीचे आया बैलून, यहाँ से काउंट कर रहे हैं, ये छोर से यहाँ से लेके बनाते तो यहाँ तक आते कि 22 आया। तो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ दूरी 22, ई पॉइंट यहाँ था, ई पॉइंट यहाँ चला है, तो मान लो 22 नीचे आया, बैलून 22 नीचे आया। तो बंदर को चढ़ाना था एल, वास्तव में एल नहीं चला, बंदर चला कितना, एल माइनस 22। तो बंदर का लिखाएगा एम इंटू एल माइनस 22, एम इंटू एल माइनस 22, किधर, ऊपर जे कैट। अब बंदर कितना, ई बैलून कितना नीचे आया, 22 एम 22। इसमें नहीं लिखा है कि बैलून वाला में बैलून और प्लस बंदर, इसमें लिख देते थे ना, क्योंकि इसमें अलग अलग सॉल्व हो रहा है ना। यहाँ लिखा चुका है कि जो है एम का मतलब एम एल माइनस, इसका एक्चुअल लिखे हैं। ये जो लिखाया है कि बंदर कितना चढ़ा वो एक्चुअल लिखाया है, ये बंदर कितना चढ़ा वो एक्चुअल नहीं लिखाया। वो सेंटर पर मास पर बैठा हुआ आदमी को ऐसा लग रहा है कि बंदर एल ऊपर चढ़ा, एक्चुअल में एल ऊपर नहीं चढ़ा। हम बाहर से बैठ के देखेंगे तब ना एक्चुअल बताएंगे, कोई रुका हुआ आदमी एक्चुअल चीज को बताता है। आई बैलून नीचे आ रहा है और हमें मैंने इसी पर बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो एक्चुअल चीज नहीं बताएंगे। हमको लगेगा कि कितना ऊपर चढ़ा, एल, लेकिन वास्तव में एल चढ़ा ऊपर, वास्तव में चढ़ा एल माइनस 22, हकीकत यही है। तो इसलिए बैलून का लिखा रहा है एम 22, ये एक्चुअल नहीं, सिर्फ वर्चुअल हो रहा है सब कुछ। हमें लग रहा है कि ऊपर ना चढ़ा, तो इससे वर्चुअली लग रहा है कि बैलून आया, बैलून आएगा तो बंदर भी नीचे आए, लेकिन यहाँ अलग अलग सॉल्व हो रहा है सब कुछ। एम 22 नीचे आया है तो माइनस जी इक्वल टू 0। तो जी जी वाला कहानी खत्म करो, मैं एम 22 को उधर भेज दो, तो हो गया एम एल माइनस एम 22 बराबर एम 22। तो 22 बराबर आ जाएगा एम एल बटा एम प्लस। मैंने बैलून कितना नीचे आया, एम एल बटा एम प्लस। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब आए 15 में। Find the ratio of linear momentum of two particles. Ratio of linear momentum of two particles. Linear momentum of two particles. Of mass 1 किलो and 4 किलो. 1 किलो and 4 किलो. If their kinetic energy are equal, यदि इसका kinetic energy बराबर है, 1 किलो वाला का काइनेटिक एनर्जी और 4 किलो का काइनेटिक एनर्जी बराबर है। V1 बटा V2 बराबर 2 बटा 1। बराबर 1 बटा 2। ये निकल गया रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम। कब? जब काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 15। 1:2 16 माइक। ए यूरेनियम 238 न्यूक्लियाई इनिशियली एट रेस्ट। एक यूरेनियम 238 का नाभिक था जो रेस्ट में।
इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल विथ ए स्पीड, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला, इससे एक अल्फा निकला। अल्फा का मतलब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। यूरेनियम 238 है, इसका मतलब इसका मास 238 AMU, क्योंकि न्यूक्लियस है। यूरेनियम 238 के नाभिक का मास 238 AMU। अल्फा निकला इसमें से, मैंने 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन मतलब 4 AMU। जब इसमें से अल्फा निकला तो बचा है 234 न्यूक्लियस, और ये निकला है 4 × 10⁻7 से, इतना मीटर पर सेकेंड से इधर निकला। तो कैलकुलेट द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द रेसिडुअल न्यूक्लियस थोरियम 234। यह है यूरेनियम 238, ये बचा थोरियम 234। तो और लिखल है कि मास ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। मैंने 238 का 238 AMU और उसका 4 का 4 मास नंबर, अल्फा का मास नंबर, अल्फा मैंने क्या हीलियम, हीलियम का मास नंबर 4 तो 4 लिखे, थोरियम 234। तो बताओ कि इसका वेलोसिटी क्या है। तो देख लेते हैं वेलोसिटी क्या है, देख लो। रेस्ट में था तो मोमेंटम 0, इसका मतलब अभी मोमेंटम 0। तो 4 × 1.4 × 10⁻7 आई कैप प्लस 234 गुने वेलोसिटी थोरियम वाला। थोरियम का तो वेलोसिटी निकालना है, तो पहले मोमेंटम 0 तो बाद में मोमेंटम 0 होना चाहिए, क्योंकि यूरेनियम 235 अचानक उससे अल्फा पार्टिकल निकला, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा, अचानक उससे अल्फा पार्टिकल बाहर निकला। इससे नहीं हुआ कि एक बंदूक है और उसके अंदर गोली है, अचानक गोली को फायर किया गया, गोली आगे बंदूक पीछे, वही बात है। तो निकाल लीजिए वेलोसिटी थ्योरी में कितना हो जाएगा कि 14 और 4 का 96, 4 का 56 अगुने 10⁻7 अब बटा 234 माइनस आई के बता रहा है कि पीछे जाएगा ही, जब अल्फा निकलेगा ना आगे तो जो बचेगा थ्योरम वो पीछे आएगा, इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड स्पीड। तो वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, स्पीड पूछ रहा है, मैं नेचुरल बताना है, इसे यही आंसर होगा। बाकी इसमें थोड़ा कट कुट करना पड़ेगा। 5.6 × 10⁻7 बटा 234। देख लेते हैं आंसर कैसे कैसे दिया है। 2.4 × 10⁻5, 10⁻5 का मतलब है कि 2 जीरो इसमें डालो, तो 560 बटा 234 × 10⁻5। तो स्पीड बताना है, इसे डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, बाकी काट लेना। 234 560 2 दशमलव कुछ कटेगा, सबको ऐसा लग रहा है, तो 2 दशमलव कुछ × 10⁻5 आ जाएगा। ये स्पीड हो गया, रिक्वायर्ड स्पीड। 234 कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। तो हुआ क्वेश्चन नंबर आपका 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। A man of mass 50 किलोग्राम starts moving on the earth and acquire speed 8 मीटर पर सेकेंड। मान लीजिए ये अर्थ है, तो अर्थ पर एक आदमी 50 किलोग्राम का चल रहा है 1.8 के स्पीड से। विथ व्हाट स्पीड इज द अर्थ रिक्वायर्ड, बताओ कि अर्थ कितना से पीछे जाएगा। 6 × 10⁻24 kg अर्थ का है मास। तो बताइए कि अर्थ कितना से पीछे जाएगा। देखिए ऐसा तो होता है नहीं, लेकिन अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सब वस्तु रेस्ट में रहता और कोई एक आदमी चलता है, ऐसे सिर्फ चलते रहता आजीवन एक ही डायरेक्शन में, तो बहुत समय चलने के बाद ऐसा जरूर आभास होगा कि अर्थ थोड़ा बहुत अपने जगह से पीछे चला गया। हर एक आदमी हर एक डायरेक्शन में चल रहा है पृथ्वी पर। तो वैसे सोचिए उसी तरह से कि नाव है और नाव पर आदमी आगे बढ़ा, तो उसमें क्वेश्चन था कि ये आदमी इतना चला तो कितना चला, इस सवाल रहा ले। अब बताना वेलोसिटी कि इतना वेलोसिटी जा रहा था, कितना वेलोसिटी से पीछे आएगा। आपको लग रहा सवाल ही जैसा है। उसमें कहता था डिस्प्लेसमेंट, ये अपने जगह से इतना हिला, बताओ ये अपने जगह से कितना हिला।
अब इतना वेलोसिटी चल रहा, बताओ कितना चल रहा। तो लिखिए 50 किलोग्राम वाला का स्पीड है 1.8 आई कैप की तरफ प्लस इसका लिखिए 6 गुने 10 के पावर 24 प्लस 50। खैर 50 जोड़ो नहीं जोड़ो कोई अंतर होने वाला नहीं। 6 गुने 24 किलो 50 किलो जोड़ो नहीं जोड़ो कोई अंतर पड़ना थोड़ा पृथ्वी के वजन पर, लेकिन ये प्रोसेस से होना चाहिए वो कर दिए। तो 50 इधर चला 0.8 आई चला इधर मान लो, या फिर लिख लो भी इक्वल टू 0। तो 18 25 90 माइनस आई कैप बटा 6 गुने 10 के पावर 24। मोटा मोटा वही लिखते हैं, 50 को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 6 बटा 9 6 जोड़े 9 1.5 गुने 10 के पावर माइनस 23 माइनस आई 1.5 इंटू 17 का 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 मीटर पर सेकेंड। 50 को नेगलेक्ट करके बनाए हम लोग। 6 10 पावर 24 में 50 जोड़ो नहीं जोड़ो कोई अंतर आने वाला है नहीं। तो लिखे इसका 1.8 चल रहा ना 50, तो 50 का लिखे कि 50 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर निकालना था कि पृथ्वी कितना से पीछे जा रही। वही वाला सवाल समझो, और क्या नहीं बताया कि नाव पर एक आदमी इधर चला तो नाव कितना पीछे जाएगा। उसी ढंग से सवाल बना कि आदमी इतना का पीछे इधर जा रहा है, बताओ पृथ्वी कितना से पीछे जा रही है। तो पृथ्वी के मास से उसको जोड़ो नहीं जोड़ो कोई अंतर पड़ने वाला इसमें नहीं। या फिर आप ऐसे ही बना सकते हैं इस बात को कि पहले से अभी तो हमको नहीं पता था कि इधर जा रही है, तो भी का आंसर नहीं आया माइनस आई कैप, तो समझे कि इधर जा रही है। लेकिन अगर हम मान लेते कि पृथ्वी इधर जा रहा है भी के स्पीड से, इसका मतलब ये आदमी 1.8 से आगे नहीं जा रहा है, 1.8 माइनस ही से जा रहा है। मान लो इधर जा रहा है भी से, बाहर से सॉल्व कर रहे हैं बाहर से, तो मान लो आदमी इधर चल रहा है आगे, तो याद जा रहा है पीछे मान लो भी से, तो इसने लिखा है कि 1.8 आगे नहीं, एक सेकेंड में 1.8 आगे नहीं जाएगा, 1.8 माइनस 20 का समय आई करके था प्लस पृथ्वी का 6 गुने 10 के पावर 24 भी माइनस आई कैप इक्वल टू 0। तो 18 25 90 आई कैप और माइनस 50 भी आई कैप और माइनस 6 गुने 10 के पावर 24 भी आई कैप बराबर 0। ई माइनस माइनस दोनों उधर जाएगा तो प्लस अभी कॉमन आ जाएगा ने 90 आई कैप बटा 50 जोड़ 6 गुने 10 के पावर 24 आई कैप तो खत्म हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा हम लोग का, किसका, भी का। सेम आंसर है कि 90 बटा इतना। तो 50 जोड़ो नहीं जोड़ो कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि बाहर से बैठे क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर। अब आते हैं 18। न्यूट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, एक न्यूट्रॉन है जो रेस्ट में, डेके इनटू ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, ये टूट गया प्रोटॉन,
इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो क्या लिख देते हैं इसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो, तीन टुकड़ा में टूट गया न्यूट्रॉन। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है जो मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है 1.4 गुने 10 के पावर -26 एंड द एंटी न्यूट्रिनो, इसका जो मोमेंटम है 6.4 गुने 10 के पावर -27 kg मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का स्पीड बताइए, प्रोटॉन का स्पीड बताइए। पहले न्यूट्रॉन रेस्ट में था तो मोमेंटम 0, तो अभी भी तीनों का मोमेंटम जोड़ के 0 आना चाहिए, माने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जोड़ एंटी न्यूट्रिनो का मोमेंटम। अभी -26 आई -27 में है तो जोड़ने में दिक्कत होगा, तो -26 या -27 कर लो, -27 कर लेते हैं। तो इसको लिखो कि 0.14 नहीं 14 गुने 10 के पावर -27, तो 14 छोड़ 20.4 गुने 10 के पावर -27, इन दोनों का मोमेंटम जुट गया। तो दोनों का मोमेंटम डेल था। क्वेश्चन ये भी लिखा हुआ है जी कि फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द प्रोटॉन यदि शर्त है इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो आर रिजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो दोनों सेम डायरेक्शन में गए तो चलो अच्छा इनके जब सेम डायरेक्शन में गया तो मोमेंटम वेक्टर ये है जुटेगा, तो जोड़ दी आई क्या प्लस मोमेंटम प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन के टूटने के पहले का मोमेंटम बराबर न्यूट्रॉन के टूटने के बाद का मोमेंटम। तो इधर चला आएगा तो 20.4 गुने 10 के पावर -27 माइनस आई कैप बराबर इसका मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को छोड़ दो, मास को नीचे लिखो, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27, तो 20 भागे 1.67 यानी 20 भागे 16 तो कितना आ जाएगा 18-19 के आसपास तो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 12.2 वो करके देखना पड़ेगा, 20 में भागा दीजिएगा 0.67 से तो लगभग ऐसा आएगा 12.2, लेकिन ये आएगा माइनस आई के, मतलब इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो जिधर जाएंगे नहीं उसका उल्टा भागेगा प्रोटॉन, इतना स्पीड से 12.2। ये देखना पड़ेगा 20.4 में 1.67 से भागा दे करके, तो यहाँ ऐसे कर लेते हैं कि 1.67 20 है, यहाँ कर दो 10 से गुना और 10 से भागा, ऊपर नीचे भी 10 से गुना ऊपर भी 10 से गुना, 10 को छोड़ देते हैं, तो 16 आई 20 लेकिन 16.7 है नहीं, तो करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा। 16 में डायरेक्ट भागा देंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, अब 1 पॉइंट समथिंग आएगा अब गुने 10 तो वही आएगा, आता होगा 12.2 के आसपास। ये करके आप देख लीजिएगा कितना भागा देकर क्या आता है, तो आएगा आपका 12.2 मीटर पर सेकेंड प्रोटॉन का वेलोसिटी। सवाल बी है कि इफ दे आर इजेक्टेड अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अगर पहला सवाल का आंसर होगा। दूसरा सवाल कहता अगर इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ऐसे भागे परपेंडिकुलर, तब बताओ कि प्रोटॉन कितना वेलोसिटी से जाएगा। खैर डायरेक्शन तो नहीं निकालना है, जैसे हमारा कहीं चर्चा नहीं है, खाली निकालना है कि प्रोटॉन का स्पीड बताइए। फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ प्रोटॉन। डायरेक्शन तो जैसे निकाल ही दिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन डायरेक्शन कुछ नहीं रहा, इसलिए आंसर 12.2 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या होगा देखिए, इसको मिटाते हैं, दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। अब लिखेंगे कि पहले तो मोमेंटम 0 है ही है, तो अभी भी 0 होना चाहिए, तो अब क्या लिखाएगा, अब लिखाएगा कि इतना
इतना जे कैद। अब लिखाएगा 14 गुने 10 के पावर माइनस 27 आई कैद प्लस 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 27 जे कैद प्लस मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। तब प्रोटॉन का मोमेंटम आएगा माइनस में इधर 14 गुने 10 के पावर माइनस 27 माइनस आई कैद आई 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 27 माइनस जे कैद। तब यहाँ वेलोसिटी निकलेगा तो यहाँ भागा पड़ जाएगा, या फिर पहले इसी को निकाल लेना, इसका मैग्नीट्यूड निकल के जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड जाएगा 14 गुने 10 के पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर प्लस 6.4 गुने 10 के पावर माइनस 27 के होल स्क्वायर का रूट ओवर। मैग्नीट्यूड ये होगा वेक्टर का। आज जब जो आएगा उसमें भागा दे देना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 27। मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ बच जाएगा। तो आ जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो पूछ ही नहीं रहा है। आई माइनस 27 का स्क्वायर कॉमन होगा नहीं, तो माइनस 27 बाहर आ जाए तो कट जाएगा, तो खाली अंदर बचेगा 14 का स्क्वायर जो 6.4 के स्क्वायर का रूट। हाँ, नीचे में ये वाला बचेगा, भागा को दे दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। कंजर्वेशन मोमेंटम लगा रहे हैं, न्यूट्रॉन के टूटने का पहले का मोमेंटम बराबर न्यूट्रॉन के टूटने के बाद का मोमेंटम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 18।